अब ध्यान से सुनना, इक्वेशन तुम लोग को कौन सी निकालनी थी, मैकेनिकल वाली, ठीक ना, मैकेनिकल वेव इक्वेशन। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं। जब मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसीलिए कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे सिंपल है, आसान तरीका क्या है कि स्टार्ट कैसे करोगे, चूंकि मटेरियल मीडियम नहीं है यानी कि वैक्यूम में उठा करके चर्चा करना शुरू करो। और वैक्यूम में हम लोग को पता है कि मैक्सवेल साहब के चारों इक्वेशंस वैक्यूम में भी लिखे जा सकते हैं। और कैसे से थे तो याद रखिएगा, चलो बोल देता हूं, लिखते जाओ, लिखो। वी नो that in vacuum there is no existence of charge, hence no current। अच्छा, क्यों वैक्यूम के लिए कर रहे हैं तो याद रखिएगा, वैक्यूम वाले मीडियम के लिए मतलब फ्री स्पेस के लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी इनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक ना। मेरे पास एक वो वाली भी इक्वेशन है जहां पे हम लोग विदाउट फ्री स्पेस वाला भी लिखे थे, जनरल इक्वेशन जब सॉल्व करा था। और एक इक्वेशन किसके लिए स्पेशली लिखा था, वैक्यूम के लिए अलग लिखा था। जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़े तो सबका तुमने फ्री स्पेस में भी लिख रखा है इक्वेशन। तो कहां तक लिखा था, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज हेंस नो करंट। सो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू 0, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू 0, तो क्या जे भी 0 बताना। या फिर ऐसे बोल दो, अगर चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं है, जब करंट नहीं है तो करंट डेंसिटी की भी चर्चा नहीं कर सकते, तो रो और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लिखना, कंसिडरिंग, अब डेरिवेशन करते जाओ, ठीक ना। कंसिडरिंग द एक्स कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर, या फिर इसको एक और तरीके से मान सकते हो, एक और तरीके से लिख सकते हो, माना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में पोलराइज्ड है, ठीक ना, तो ऐसे भी लिख ले। और लेट्स से E vector is polarized along x direction। अच्छा, जब मैंने ऐसा मान लिया तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ई एक्स आई रूफ। और याद करो, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहा था तो ई एक्स वाई जेड, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर वाला कंपोनेंट बस मानता हूं तो ध्यान से देखो, क्या बस एक्स में ही चर्चा रह जाएगी, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स में, ठीक। यानी कि ई वाई और इजेड जैसी कोई चीज यहाँ पे एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई वाई और इजेड जैसी कोई चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में नहीं एग्जिस्ट करेगी। अगर तुमने ये मान लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स वाले में, अगर मैं इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लूं, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मान लूं, तो भी कोई अंतर नहीं है। तब वहां पे क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस में ना पोलराइज्ड लिख करके किस में लिखता, वाई एक्सिस में पोलराइज्ड है, ठीक ना। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और जब जैसे ही मैंने ऐसा लिखा तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि ई वाई और इजेड जैसी कोई चीज नहीं होती है, यानी कि ई वाई और इजेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अरे बोलो, चलो आगे देखो। अब क्या करते हैं, क्या हम लोग पहले ही इसकी चर्चा कर चुके हैं, जब इसकी और इसकी वैल्यू 0 तो क्या मैक्सवेल इक्वेशन अलग तरीके से लिख के जाएंगे, फ्री स्पेस वाली इक्वेशंस लिख के जाएंगे। तो लिखना, इन फ्री स्पेस the Maxwell's equations are given by, चलिए लिखते जाइए। पहला क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ ई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या हुआ करता था, रो बाई, अरे बोलो कितना आया करता था, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू 0 है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू कितनी, 0। डाइवर्जेंस ऑफ डी तो 0 होता ही है, ये तो हम लोग को पहले से पता है, ठीक ना। गाउस लॉ इन मैग्नेटोस्टैट्स, लूप का फॉर्मेशन होता है, वहां से समझा था।
तीसरा इक्वेशन, अब यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे यहाँ इक्वेशन अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम लोग h के टर्म्स में लिखे थे, ठीक ना। जो भी इक्वेशंस प्रूफ करने किसके टर्म्स में करने हैं, h के टर्म्स में करने हैं, और हम लोगों को किसके टर्म्स में पता है, b के टर्म्स में पता है, तो वही वाला खेल खेलोगे, कौन सा, म्यू नॉट बराबर b ओवर h वाला, ठीक ना। वहां से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो तीसरी इक्वेशन क्या है हम लोगों की, तीसरी इक्वेशन है, लिखिए कर्ल ऑफ E, ये दोनों तो डाइवर्जेंस ऑफ E डाइवर्जेंस ऑफ B हो गया। अब कर्ल ऑफ E और कर्ल ऑफ B वाला लिखना था। कर्ल ऑफ E की वैल्यू कितनी हुआ करती थी, माइनस ऑफ कर्ली B ओवर कर्ली T, ठीक। और चौथी इक्वेशन क्या थी हम लोग की, कर्ल ऑफ B की, कर्ल ऑफ B की, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, तो याद करिए कर्ल ऑफ B से ही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रखा था, अरे बोलो, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या था, म्यू नॉट टाइम्स J प्लस JD, जहां पे J की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट टाइम्स JD, और JD को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, म्यू नॉट टाइम्स JD, और JD की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, कर्ली D ओवर कर्ली T, जहां पे D क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे बोलो, याद वाद है कि भूल गया है, बताना। बताना। यार बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, तब जगह ही नहीं बचेगा लिखने के लिए। तब जो रिकॉर्ड हो रहा है ना उसमें गड़बड़ी आ जाएगी, ये दिक्कत है। अच्छा, अरे इतना समझ में आ रहा है कि नहीं ये बता पहले। चलो तब ठीक है, चलो हाँ, इसको और भी अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है क्या, बताना जरा। याद करो, D यहाँ पे क्या हुआ करता था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर पढ़े थे तो वहां पे क्या पढ़ा था, D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर एप्सिलॉन नॉट E, अगर याद हो तुम लोगों को ये वाला। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इस D की जगह पे एप्सिलॉन नॉट E पुट करूंगा तो यही इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली E ओवर कर्ली T। अब ध्यान से सुनो, अभी भी क्या हम लोगों के पास H के टर्म्स में आंसर नहीं आए हैं, तो इतना लिख, उसके बाद लिखना इक्वेशन नंबर 3 and 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, यहां तक लिख लो 1 2 3 4, उसके बाद लिखेगा इक्वेशन नंबर 3 and 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 3 and 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कैन ऑल्सो बी रिटन एज, बताएगा कोई, कर्ल ऑफ E को अगर H के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, कर्ल ऑफ E को अगर H के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, क्या B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स H लिखा जा सकता है, तो बस कर्ल ऑफ तो लिख, मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कैन ऑल्सो बी रिटन एज, लिखो कर्ल ऑफ E इक्वल्स माइनस टाइम्स म्यू नॉट कर्ली H ओवर कर्ली T, इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 5। और कर्ल ऑफ B को कैसे लिखा, कर्ल ऑफ B की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, कर्ल ऑफ H लिखना है, तो कर्ल ऑफ H की वैल्यू याद करो, जब चौथा इक्वेशन डेराइव करे थे तुम लोग तो वहां पे मैंने करा दिया था, डिस्प्लेसमेंट करंट जब लिखा था तुम लोगों ने, तो ध्यान से देखो B की जगह पे यहाँ पे भी क्या लिखोगे, म्यू नॉट टाइम्स H, तो इधर वाला म्यू नॉट इधर वाले म्यू नॉट को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, तो मैं क्या डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कर्ल ऑफ H इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर्ली E ओवर कर्ली T, बताना, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 6। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ब्लर दिख रहा है, अच्छा नहीं वो है रनिंग आउट ऑफ टाइम, अभी यार मेरे पे तो क्लियर है, मेरे पे क्लियर है, और भी किसी में ये दिक्कत दिख तो रहा है उसको, अरे कोई दिक्कत नहीं है, शाम को एक बारी ना वो YouTube वाला भी देख लेना, ठीक ना, जल्दी जल्दी में वो 1.5x पे करके, ठीक ना, या फिर बस स्क्रीनशॉट ही लेकर के छोड़ देना, हो जाएगा, ठीक ना। आई एप्सिलॉन नॉट क्लियर लिख लो,
यहां तक कोई दिक्कत है तब बताओ, तब आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, सिक्स्थ इक्वेशन है तुम लोग का, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कर्ली ई ओवर कर्ली टी, कर्ली ई ओवर कर्ली टी। हो गया? चलो आगे लिखो। अब देखो, टेकिंग कर्ल ऑफ ई वेक्टर, अगर मैं ई का कर्ल निकालूं तो देखो क्या हो जाएगा। और याद करो मैंने तुम लोग को कर्ल निकालने का तरीका बताया था, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख करके लिखते हैं। तो ध्यान से सुनो, कर्ल ऑफ ई, और याद करो हम लोग वहां पे कर्ल ऑफ वी लिख के थे, तो कैसे लिख के थे? डिटर्मिनेंट में आई रूफ, जे रूफ, के रूफ। कर्ल की एक और वैल्यू हुआ करती थी, कौन सी? ऑपरेटर वाली, कर्ली ओवर कर्ली एक्स, कर्ली ओवर कर्ली वाई और कर्ली ओवर कर्ली जेड। बताना। और ई के कितने कंपोनेंट्स हैं? ई एक्स, ई वाई और ई जेड, ठीक ना? अब ध्यान से अंदर लिखते टाइम ई एक्स, ई वाई, ई जेड पे वेक्टर मत मार देना, बहुत कॉमन सी गलती आदमी करता है, अंदर वो वेक्टर मारते हैं। जब मैं एक्स, वाई और जेड ये सबस्क्रिप्ट लगा करके लिखते हैं ना, तब वेक्टर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बता ही रहे हो कि ये कौन सा वाले एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स वाले के अलॉन्ग, ये वाई वाले के अलॉन्ग और ये जेड वाले के अलॉन्ग। और हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या लिखे थे? ई वाई और ई जेड की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किधर की तरफ पोलराइज्ड है? खाली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पोलराइज्ड है। तो यानी कि इसी को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं? ये आई रूफ, जे रूफ, के रूफ, कर्ली ओवर कर्ली एक्स, कर्ली ओवर कर्ली वाई, कर्ली ओवर कर्ली जेड, और ई एक्स विल रिमेन एज सच, ई वाई एंड ई जेड की जगह पे क्या पुट कर दूं? 0। अरे बताना, वीडियो चल रहा है ना जी तुम लोगों का? चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो जरा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो क्या कर रहे थे? इसको ढके, इसको ढके, इतना क्रॉस इतना, इतना क्रॉस इतना, क्या ये भी क्रॉस में 0 और ये भी क्रॉस में 0, क्या खेल खत्म? बताना। मतलब आई रूफ वाली कहानी खत्म। अच्छा चलो, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखिएगा, आई रूफ 0 माइनस 0 प्लस, नहीं प्लस नहीं, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलते हैं ना, तो माइनस जे रूफ, जे रूफ यानी कि इसको ढके इतना क्रॉस 0 और इतना क्रॉस ई जेड, सॉरी ई एक्स। तो यहां पे क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ जे रूफ 0 माइनस कर्ली ओवर कर्ली जेड ऑफ ई एक्स। अरे बोलो, इतना लिखा जा सकता है? अब उसके बाद कौन सा बचता है? इसको ढके इतना क्रॉस इतना और इतना क्रॉस इतना, यानी कि आगे इसी को और कितने तरीके से लिखा जा सकता है? कुछ ऐसा सा, ध्यान से देखना, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस कर्ली ओवर कर्ली वाई ऑफ ई एक्स इंटू के रूफ। बताओ यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? डिटर्मिनेंट निकालना तो आता होगा ना सभी को? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं अगर मैं इसको यहां पे लिखूं आगे, अगर वीडियो रुक जाएगी ना तो बता देना, फिर से लिंक भेज देंगे जूम वाला। अब ध्यान से देख, उसको आगे सॉल्व कर, ध्यान से देखो तो हम लोग को क्या मिल रहा है? कॉल करके, या फिर रहने देना, कॉल मत करना, हम लिंक भेज देंगे। कर्ल ऑफ ई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, माइनस ऑफ जे रूफ माइनस कर्ली ई एक्स ओवर कर्ली जेड माइनस कर्ली ई एक्स ओवर, माइनस है ये, ओवर कर्ली वाई के रूफ। इतना लिख सकता हूं। ये वाली चीज जो होती है ये 0 के बराबर होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों 0 के बराबर होती है? अब उसको समझ लो। कर्ल ऑफ ई की जो वैल्यू तुम लोग को निकल के आएगी वो आएगी माइनस ऑफ ई, सॉरी माइनस ऑफ जे रूफ, फिर माइनस को भी हटा दो, जे रूफ कर्ली ई एक्स ओवर कर्ली जेड। क्वेश्चन कि ये वाली चीज 0 क्यों हो गई? कोई बताएगा? एनीवन? कोई बताएगा कि राइट हैंड साइड का जो सेकंड टर्म है वो 0 क्यों हो गया? हाँ बताओ बताओ, बोलो।
अरे बताओ, कोई तो बताओ, पढ़ा चुका हूं मैं ये। अभी मैं बताऊंगा तो तुम लोग कहोगे हाँ 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 याद है, भुला गया था। बताएगा कोई? चलो अभी बताते हैं। इधर देखो, हमको लग रहा है वीडियो को खत्म हो जाएगा इसीलिए बार बार देखना पड़ा। इधर देखो, याद करो जब पढ़े थे तो वहां पे पढ़ाया गया था, वहां पे पढ़ाया गया था तुम लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो क्या होती है, स्पेस और टाइम दोनों के फंक्शन होते हैं, ठीक। और जो मेरा ये ई एक्स जो मान रखे हो, ध्यान से देखो, ये समय के साथ साथ किस में बदल रहा है, खाली जेड एक्सिस में बदल रहा है, ठीक ना। ये जो ई एक्स है वो समय के साथ साथ किस में वेरी कर रहा है, बस जेड एक्सिस में वेरिएशन दिखा रहा है। इसका वाई एक्सिस से कुछ लेना देना है क्या? नहीं। जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी लेना देना है वो किसमें है, जेड एक्सिस में लेना देना है। जेड एक्सिस में बढ़ रहा है और जेड एक्सिस में ही समय के साथ साथ घट भी रहा है, और एक समय आ रहा है फिर नेगेटिव हो जा रहा है, फिर नेगेटिव में बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और फिर क्या हो जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है, और फिर यहां से पॉजिटिव में चला आ रहा है। याद है एंटीना वाला, डाइपोल एंटीना से समझाया गया था। तो ध्यान से देखो, जो मेरी ई एक्स है वो ई एक्स की मेजर डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, जेड एक्सिस के ऊपर। यानी कि जो मेरा फंक्शन है वो जेड एक्स का क्या है, जेड के ऊपर डिपेंडेंस है। यानी कि इसका वाई के ऊपर किसी, जो मेरा ई एक्स जो कंपोनेंट लिया है इसका वाई के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसकी डिपेंडेंसी बस किसके ऊपर है, जेड एक्सिस के ऊपर है, ठीक ना। तो इसीलिए ये वाली टर्म जो होते हैं ये किसके बराबर हमने पुट करा है, जीरो के बराबर पुट करा है, ना कि इस वाले को, ठीक ना। फिर से ध्यान से सुन, क्या है मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हमने मान रखा है, ये समय के साथ साथ बस जेड एक्सिस में बदल रहा है। देखो घट रहा है बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहां तक आया बढ़ा, फिर घटा घटा घटा, एक पॉइंट आया जीरो हुआ। और कब ये घट बढ़ रहा है और नेगेटिव और पॉजिटिव कब हो रहा है, जेड एक्सिस में बढ़ने के कारण, ठीक ना। तो इसकी डिपेंडेंसी किसमें है, खाली जेड एक्सिस में है। वाई एक्सिस की यहां पे कोई चर्चा कर रहे हो क्या, ठीक ना। अरे अभी फिलहाल हमने क्या मान करके चला है, अरे पहले जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम तो तुम लोग जिस पे रुके हो उसी पे स्टिक कर रहे हो ना। अब यहाँ पे बदल थोड़े देंगे, यहाँ पे तो पहले ही हमने मान लिया ना कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स वाला कंपोनेंट है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करी है ना हमने खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करी है। और ये माना कि जो मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो किधर की तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ है। और यहां से ध्यान से सुन, अगर नोटिस करोगे तो यहां पे तुम लोगों को अब अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक ना। और वो कैसे पता चलेगी, ध्यान से देखना। ये वाली बात पहले बताओ समझ में आई कि नहीं, इसकी वैल्यू जीरो क्यों है, क्योंकि ई एक्स की जो डिपेंडेंसी है, ई एक्स में जो वेरिएशन है वो बस जेड एक्सिस में है, ना कि एक्स एक्सिस, ना कि वाई एक्सिस में, ठीक ना। तो यहां पे लिखना, इसको लिखना हियर, इसके बारे में लिख रहा हो, ठीक ना, कि क्यों वो वाला टर्म जीरो हो गया है। देखो, ऑन सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट, on solving the determinant, curl of E is equals to J roof curly EX over curly Z, curly EX over curly Z। देखना, it is because the second term on the RHS, is equals to zero, as EX is changing, only along the Z axis,
और याद रखिएगा इसमें क्या है, ex को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया जा रहा है जो कि 0 आएगा, ठीक ना। और यहाँ पे ये वाला तो हमको पार्शियल डिफरेंशिएट z के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हो गया सभी का। इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लीजिएगा, 12वें इक्वेशन तक कंप्लीट हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लीजिएगा। हो गया क्या, बताना जरा। अरे बस एक्स एक्सिस के बारे में मेंशन करे है ना कि ई जो है वो एक्स एक्सिस में है, और अभी यहाँ पे जब पढ़ेंगे, अभी ये इक्वेशन क्या बता रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन हमको एच की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक ना। एच की डायरेक्शन कैसे बता रहा है, ध्यान से देख, याद करो जो तुम लोग चौथा नहीं 5वां जो इक्वेशन लिखे हो, 5वें इक्वेशन में कर्ल ऑफ ई किसके बारे में ज्ञान देगा, एच के बारे में ज्ञान देगा। ध्यान से देखिए, कर्ल ऑफ ई किसके बारे में ज्ञान देगा, एच के बारे में ज्ञान देगा। और यहां पे एच के बारे में कोई दिशा के बारे में कोई हमारे पास नॉलेज है क्या, नहीं। लेकिन कर्ल ऑफ ई यहां पे जो हमने सॉल्व करा है, तो कर्ल ऑफ ई एच बताता है, और यहां पे ये जो कर्ल ऑफ ई निकाले हो इसमें जे रूफ लगा हुआ है, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 7 किसके बारे में ज्ञान बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ एच के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ एच के बारे में बता रहा है। और याद रखो जब तुम लोग पढ़े थे, और देखो वो आ भी कितना रहा है जे, और जब तो हम लोग पढ़े थे, अरे वो पहले दिन वाला जो कॉन्सेप्ट लगाए थे ना, बार बार तो बता रहा हूं कि जब पहला दिन पढ़ा था तो उस दिन किधर की तरफ माना था, जेड एक्सिस में प्रोपगेशन, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, और वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड। एक्स एक्सिस में आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड माना है और किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की है। और ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 5 हमको किसके बारे में बता देता है, कर्ल ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 टेल्स अस अबाउट एच, ठीक। लेकिन वहां पे डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इक्वेशन नंबर 7 किसके बारे में बता रहा है, डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। यानी कि कर्ल ऑफ ई अगर एच के बराबर है इक्वेशन नंबर 5 से, और कर्ल ऑफ ई इक्वेशन नंबर 7 से डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, तो क्या इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 का यूज करके मैं ये नहीं बता सकता हूं कि एच की जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, जे डायरेक्शन में है, यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। बोलो, कनेक्ट कर पा रहे हो जो बता रहा हूं, बताना। ये वाली बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर 5 कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस ऑफ म्यू नॉट इंटू कर्ली एच ओवर कर्ली टी, ठीक। यानी कि यहाँ पे कर्ल ऑफ ई किसके बारे में ज्ञान दे रहा है हम लोगों को, एच के बारे में, कि भैया देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एच के बराबर इतना आएगा। एच के बारे में हमको वहां से नॉलेज मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। हमने क्या करा, ई का कर्ल निकाला और एक इक्वेशन, एक नई सी इक्वेशन प्राप्त किए, और उस वाली इक्वेशन में क्या मिला, ये भी क्या मिला, कर्ल ऑफ ई बराबर जे कर्ली ई एक्स ओवर कर्ली जेड, जो कि किसके बारे में, अगर यहाँ पे ये जो जे रूफ लगा हुआ है ये किसके बारे में ज्ञान दे रहा है, डायरेक्शन के बारे में ज्ञान दे रहा है। ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 5 क्या इक्वल नहीं है, बताना। इक्वल है। अच्छा, दूसरी चीज यहां पे कर्ल ऑफ ई बराबर जे इनटू कर्ली ई एक्स ओवर कर्ली जेड लिखा हुआ है। ये मत समझ लेना कि अभी तो ई की वैल्यू किधर की तरफ थी, ई के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा कुछ लिखा था, याद होगा अगर तुम लोगों को, तो ई एक्स आई रूफ लिखे थे। तो ये मत वहां से मत रिलेट करने लगना कि यहाँ पे तो आई रूफ लिखे थे, यहाँ पे कैसे जे रूफ लिख दे रहे हैं। ये ई का कंपोनेंट बताया था कि ई जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ये किसके बारे में बता रहा है, कर्ल ऑफ ई का डायरेक्शन बता रहा है। ये यहां पे आई रूफ ई का डायरेक्शन बता रहा है, यहां पे जे रूफ कर्ल ऑफ ई का डायरेक्शन बता रहा है। और कर्ल ऑफ ई हमको क्या देता है, एच के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देता है, एच के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ध्यान से देख, और सारी चीजें तो यार फिक्स है ना, वहां पे है क्या मेरे पास, बस एच ही तो है जो वेरी कर रहा है समय के साथ, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है ना।
तो घूम फिर करके कर्ल ऑफ ई किसके बारे में ज्ञान दे रहा है, इक्वेशन 5 से एच के बारे में ज्ञान दे रहा है, लेकिन वहां पे डायरेक्शन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। लेकिन इक्वेशन नंबर 7 सॉल्व किए, ये भी क्या आया, कर्ल ऑफ ई आया, और इस कर्ल ऑफ ई में हमको डायरेक्शन के बारे में पता चल गया। तो यहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 7 वी कैन से दैट एच की जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, जे रूफ की तरफ है। किधर की तरफ है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि उसके रिगार्डिंग जो यूनिट वेक्टर असाइंड है वो कौन सा वाला है, जे रूफ है। और याद करो क्या यही होता भी था जब पहले दिन पढ़े थे, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड माना था और वाई एक्सिस में क्या मिला था हम लोगों को, उस दिन हम लोग माने थे, आज हम लोग उसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक ना। उस दिन तो हमने पहले ही मान लिया था कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। इसको मैं म्यू नॉट टाइम्स एच भी लिख सकता हूं, ठीक ना, कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। तो उस दिन तो मान करके चले थे, और आज देखो, आज हमने कहीं माना, कहीं हम तक अभी तक हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा की थी नहीं, लेकिन क्या आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 7 से, बताओ। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो बोलो। चलो लिखो, हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 वी विल गेट द डायरेक्शन, here from equation number 7 we will get the direction of h vector, of h vector, of h vector, and on comparing, and on comparing, and on comparing with equation number 5, with equation number 5 we can say that, we can say that, we can say that h vector has a direction along y axis only, along y axis only, along y axis only, along y axis only. Hence we may write, hence we may write, hence we may write h vector equals hy j रूफ। और जब इसके लिए इतना लिख सकते हो तो क्या लिखोगे, एच एक्स बराबर एच जेड बराबर 0। फिर से अगेन वेक्टर नोटेशंस यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, उनके लिए हमने पहले से ही यूनिट वेक्टर्स असाइन कर रखे हैं, ठीक ना। अच्छा, फ्रॉम 5 एंड 7, फ्रॉम 5 एंड 7 पांचवें और सातवें इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, पांचवें और सातवें इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं, देखो, म्यू नॉट टाइम्स कर्ली एच वाई ओवर कर्ली टी इक्वल्स कर्ली ई एक्स ओवर कर्ली जेड। ये भी लिख लीजिएगा, माइनस साइन छूट गया, ठीक ना। ध्यान से देखना, मैंने खाली एच नहीं लिखा है, एच वाई लिखा है। और ऐसा भी लिख सकते हो ना कि बोल सकते हो कि जे रूफ ने जे रूफ को मार दिया, ऐसा बोलना मत, ठीक ना। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्योंकि मैंने y इधर बता दिया है और x इधर की तरफ बता दिया है, मैंने पहले ही दिशा के बारे में ज्ञान दे दिया है, ठीक ना। तो इसीलिए वो लिखने की जरूरत नहीं। बताओ, यहां तक सभी को समझ में आया है? चलो, अब ऐसा ही क्या करोगे, ये कर्ल ऑफ ई निकाले हो ना, अब ऐसे ही क्या करोगे, टेकिंग कर्ल ऑफ एच। लिखो, यहां तक अगर इक्वेशन नंबर 8 तक हो गया है तो लिख टेकिंग कर्ल ऑफ एच वेक्टर, टेकिंग कर्ल ऑफ एच वेक्टर। एच वेक्टर में क्या बदलेगा तुम लोगों का, ई एक्स ई वाई ई जेड की तरफ जगह पे क्या आ जाएगा, एच एक्स एच वाई और एच जेड। और यहां पे किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इस वाले इक्वेशन से एच एक्स और एच जेड की वैल्यू 0, यानी कि ये 0, ये एच वाई विल रिमेन एज सच और ये 0। अब उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो जरा, कोई आंसर बताओ उस डिटर्मिनेंट का, और ये भी तो बदलेगा, कर्ल ऑफ एच। उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है।
इधर का सभी का हो गया है ना, मिटा देना इसको। बताना, ये वाला हिस्सा इरेज कर दूं ना। चलो बहुत बढ़िया। बताओ कर्ल निकाल रहे हो, एच का तो कितना आ रहा है? ठीक है भाई, जाने दो, उसके लिए क्या किया जा सकता है। बताओ कर्ल ऑफ एच की वैल्यू कितनी आ रही है? आई कैप इंटू माइनस ऑफ कर्ली एच वाई अपॉन कर्ली जेड प्लस, बोलो, के कैप बहुत बढ़िया, सही है। अच्छा ये क्यों माइनस में लिखा है ये समझ पा रहे हो? जीरो माइनस समथिंग करके आया होगा अगर ब्रैकेट में सॉल्व कियोगे, इसीलिए। और प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट लेकर के चलते तो एक दूसरा वाला माइनस वाला टर्म ध्यान से देखो, पहले इसको निकालते, इसको इसको रखते, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या इसका माइनस इसका करते ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो ये जीरो माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिखाई पड़ा? मतलब हाउ वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट मत कर देना, ठीक ना? ऐसे ये जो होता है ना क्रॉस क्रॉस करके ढक ढक करके करते वो वाला। और यहाँ पे जब दूसरा वाला करते तो ध्यान से देख, ये भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी कहानी खत्म। इसीलिए प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट तो चला है, लेकिन माइनस में जीरो वाली चीज बीच में आई थी, ठीक ना? डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक ना? डिटर्मिनेंट निकालने आता होगा सभी को। चलिए अब इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी वही वाली कहानी बताओगे। कौन सी वाली? कि ध्यान से देखिए, एच वाई जो होता है वो x में नहीं बदलता, वो भी किस में बदलता है? z में ही बदलता है। ध्यान से देख इधर की तरफ, फिर से वही कहानी। x एक्सिस क्या ऐसे ऐसे बदलती थी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स क्या ऐसे ऐसे बदलते थे? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी तो स्पेस के जब फंक्शन थे तो ऐसे ही बदलते थे। बताना, वो भी तो z में ही बस वेरी करते थे, उनका भी x से और y से कुछ लेना देना नहीं था, ठीक ना? तो यहां पे भी फिर से लिखोगे सिंस, यहां पे लिखो सिंस h vector is function of z only, same as e vector, hence curly hy upon curly x is equals to 0. so कर्ल ऑफ h की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? कर्ल ऑफ h इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन के साथ आई रूफ कर्ली एच वाई ओवर कर्ली जेड। हो गया? अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 6 से रिलेट करो। कर्ल ऑफ h क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ज्ञान दे रहा है? बताओ, लेकिन डायरेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और ये ऑब्टेन्ड इक्वेशन नंबर 9 आएगा क्या? ये देखना कितना इक्वेशन आ रहा है ये तुम लोगों का, 9 ही आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो। पहले पिछले वाले केस में कैसे रिलेट करता कि इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 5 की हेल्प से हमने h के बारे में ज्ञान बताया था, ठीक? कि ध्यान से देखिए h का डायरेक्शन किधर की तरफ है? y एक्सिस, क्योंकि j रूफ लग करके आ रहा था। अब ध्यान से देखो, ये एनालॉजी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी तो सही आनी चाहिए यार। हमको ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि अगर हम लोग h अगर j में आ रहा है तो e वाला किधर की तरफ आना चाहिए? x में आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 6, कर्ल ऑफ h किसके बारे में ज्ञान दे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, लेकिन डायरेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अब ध्यान से देख, इक्वेशन नंबर 9 किसके बारे में ज्ञान दे रहा है? क्या ये भी कर्ल ऑफ h ही है? अरे बोलो, क्या ये भी कर्ल ऑफ h ही है? और यहाँ पे क्या आई रूफ हमारे पास असाइंड है पहले से, यानी कि कर्ल ऑफ h ये जो लिखा हुआ है ये h की दिशा नहीं है, ये किसकी दिशा है? कर्ल ऑफ h की दिशा है। और कर्ल ऑफ h किसके बारे में ज्ञान देता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। तो ध्यान से देखिए, अगर कर्ल ऑफ एच की वैल्यू आई रूफ के अलोंग है और कर्ल ऑफ एच इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है, तो मैं क्या ये यहां से नहीं कंक्लूड कर सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर की तरफ है, आई एक्स एक्सिस यानी कि आई रूफ वाली दिशा में है, जो कि हमने पहले मान रखा है। यानी कि जो चीजें हम लोग कर रहे हैं वो सभी के सभी क्या है, सही है, ठीक ना। तो यहां से लिखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 and 9, from equation number 6 and 9, from equation number 6 and 9, from equation number 6 and 9 we can conclude that we can conclude that the equations we are solving, the equations we are solving are good in agreement, as both of these equations gives us the direction of electric field, which comes out to be true, and same as we considered earlier, हो गया, बताना, हो गया सभी। बस एक बात याद रखिएगा, कर्ल ऑफ एच और एच दोनों अलग अलग चीजें हैं। एच की जो दिशा थी वो वाई एक्सिस के अलोंग थी, ठीक ना, और ये कर्ल ऑफ एच की दिशा है आई के अलोंग यानी एक्स के अलोंग, और कर्ल ऑफ एच ई के बारे में ज्ञान दे रहा है, ठीक ना, और ई की दिशा किधर की तरफ मान रखे थे, एक्स एक्सिस में मान रखे थे। तो इससे कंफ्यूज मत होना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक ना। अब ध्यान से लिख, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 and 5, जैसे वहां पे लिखे थे क्या यहाँ पे भी लिख सकते हो। यहाँ पे कैसे लिखोगे देख लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 and 5 वी में राइट कर्ली एच वाई ओवर कर्ली जेड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर्ली ई एक्स ओवर कर्ली टी। इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 10। हो गया, कुछ मिसिंग है क्या, नेगेटिव साइन छूट रहा है। चलो लिखो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 8 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 8 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इक्वेशन नंबर 10 विद रिस्पेक्ट टू टी, and equation number 10 with respect to t, we will get, इसको मिटा दें, बताना, we will get। चलो जिसको आ रहा है वो डिफरेंशिएट करें, जिसको नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे का उतारते जाए, बस अंतिम है, इसके बाद खत्म। इक्वेशन नंबर 8 को x के रिस्पेक्ट में कीजिए और इक्वेशन नंबर 10 को t के रिस्पेक्ट में कीजिए। जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या आएगा, कर्ली t कर्ली z, और जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा कर्ली t इक्वल्स माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट
ओवर कर्ली टी का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये वाली कहानी समझ में आ रही है ना, कैसे डिफरेंशिएट हुआ होगा। इक्वेशन नंबर 8 को x के रिस्पेक्ट में, सॉरी z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और इक्वेशन नंबर 10 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। मैंने x बोल दिया है क्या, z के रिस्पेक्ट में करिएगा, ठीक ना, x के रिस्पेक्ट में नहीं, z के रिस्पेक्ट में, तब हो पाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे कर्ली टू ओवर कर्ली टी कर्ली z ऑफ एच वाई, क्या वो यहां से हम लोग इतने के बराबर पुट कर सकते हैं, बताना। जब मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा, माने कि इसकी जगह पे इतनी वाली वैल्यूज अगर पुट करूंगा, तो ऊपर वाली इक्वेशन किस में बदल जाएगी, अपॉन कर्ली z का स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली टू ई एक्स ओवर कर्ली टी का स्क्वायर। और ध्यान से देखो, तो क्या ये मैकेनिकल वेव इक्वेशन से मैच कर रहा है इस वाले से, कर्ली टू वाई अपॉन कर्ली एक्स का स्क्वायर इक्वल्स 1/v का स्क्वायर कर्ली ओवर कर्ली टी का स्क्वायर ऑफ v, सॉरी वाई। देखो उस वाले के साथ एकदम मैच कर रहा है ना ये। अरे मैं वहां पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, ठीक ना, बताना, अरे बोलो, अरे सभी को समझ में आ रहा है, बताना। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अब क्या करते हैं, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 8 को z के रिस्पेक्ट में किए थे और इक्वेशन नंबर 10 को किस में रिस्पेक्ट में किया था, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब क्या कर, इक्वेशन नंबर 8 को टाइम के रिस्पेक्ट में करो, ठीक ना, और इक्वेशन नंबर 10 को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तब देखो क्या आएगा। तब ये जो h वाले के टर्म्स में भी तो निकालना था हम लोगों को, याद करो, ये तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ना निकाला है, किसके टर्म्स में और भी निकालना था, h के टर्म्स में भी निकालना था। तो वो कैसे होगा, तो वहां पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 को यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, वहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। इक्वेशन नंबर 10 को यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में किया था, वहां पे z के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो मैं कर देता हूं कैसे होगा, लिख लेना, वहां पे मिलेगा तुम लोग को ऐसा कुछ, कर्ली z कर्ली t इक्वल्स माइनस ऑफ म्यू नॉट टाइम्स कर्ली टी का स्क्वायर और एच वाई अपॉन कर्ली जेड का स्क्वायर इक्वल्स माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर्ली टू ई एक्स अपॉन कर्ली जेड कर्ली टी। अगेन यहाँ पे ध्यान से देखिए, कर्ली जेड ये और ये, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको उधर की तरफ भेज सकता हूँ, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो या फिर ऐसा बोलो, इतने की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू जैसे ही यहाँ पे रखूंगा तो ये किस में बदल जाएगा, कर्ली जेड का स्क्वायर इक्वल्स माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब इतने की जगह पे मैं जब ये वाली चीज लिखूंगा तो माइनस माइनस में ये वाली चीज प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर्ली 2 ओवर कर्ली टी का स्क्वायर ऑफ एच वाई। ध्यान से देख, क्या प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, बताना बताना, खत्म हो गया, यही प्रूफ करना था हम लोगों को। क्योंकि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये मैकेनिकल वेव इक्वेशन के साथ एग्रीमेंट में है, इसीलिए ट्रांसवर्स नेचर को ये प्रूव करती हैं, ठीक ना। इसी को अगर वैसे लिखना हो लाप्लासियन वाले टर्म्स में तो कैसे लिखोगे, ये तो खाली वन डायमेंशन के अलोंग लिखा है ना, लिखना इन 3D। जब 3D में इसी को लिखोगे तो यही कैसे हो जाएगा, ऐसा सा हो जाएगा, बस E की जगह पे EX की जगह पे E लिख दीजिएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली 2E ओवर कर्ली टी का स्क्वायर। और इसको कैसे लिखेगा, बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली 2HY अपॉन कर्ली टी का स्क्वायर। ये था हमारा डेरिवेशन, ये भी है, ये किस में, ये भी 3D में है ना, इन 3D। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया वो बताए।
है कोई? तो ठीक है। तो इसके बाद एक चीज रह जाती है बस, वही एक चीज हमारे यहाँ पूछा जाता है, इंट्रिंसिक इम्पेडेंस क्या होता है, ठीक ना। तो इंट्रिंसिक इम्पेडेंस आज नहीं पढ़ाऊंगा, कल पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी इससे यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट वेव इक्वेशंस लिखूंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे डायरेक्ट ही लिखूंगा, अभी अभी वैसे ही जोड़ रहोगे तुम लोग, इसमें कहीं जाने और लोगों को जोड़ने, ठीक ना। तो एक चीज बच जाती है क्या, इंट्रिंसिक वेव इक्वेशन। और उसके पहले यहाँ तक लिख लिया है ना, तो बस एक अंतिम सी लाइन लिख लो, उसके बाद एंड करते हैं वीडियो। लिखो, if compared with mechanical wave equation, if compared with mechanical wave equation, the obtained equations for E and H, the obtained equations for E and H are good in agreement, are good in agreement. If we compare the obtained equations with, if we compare the obtained equations with mechanical wave equation, then these equations comes out to be in order, then these equations comes out to be in order, comes out to be in order, which proves the transverse nature of electromagnetic wave, which proves the transverse nature of the electromagnetic wave. अच्छा, इसी को ना उसके नाम से भी पढ़ सकते हो तुम लोग, क्या कहते हैं उसको, अगर कभी ऐसा कहीं पूछ दे कि डेराइव द इक्वेशन, ठीक ना, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यही वाला डेरिवेशन कीजिएगा, ठीक ना। इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रो, ये जो हमने ऑब्टेन करा है ना, ये क्या है, इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। वहां पे क्या था, अभी जो मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा था तुम लोगों को कंपैरिजन करने के लिए, मिटा दिए क्या उसको, वो मैकेनिकल वेव इक्वेशंस थी और ये नॉन मैकेनिकल वेव इक्वेशंस बोल सकते हो, ठीक ना। वेल याद रखिएगा ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस है। अभी तक कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन नहीं पढ़ा था ना तुमने, अभी तक तो इन जनरल जो मिला वही बोल करके चल देते थे कि हाँ भैया देखिए ई बराबर इतना इतना है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को होगा। ये प्रॉपर डेरिवेशन था इन लोगों का, ठीक ना। तो सेकंड लास्ट टॉपिक था ये। कल हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंटिंग वेक्टर।